मेहनत आप इतना ज़्यादा करो कि आपका जो आने वाली परी है या फिर आपके आने वाले जो भविष्य में आपके डॉटर हैं, सन हैं, अगर आपकी वो कहानियाँ सुने तो वो भी कहें अरे वाओ, मैंने क्या हीरा पाया है। मतलब फ़क्र हो उन्हें कि आप उन्होंने हीरा पाया है, और इतनी मेहनत करो कि उन्हें फ़क्र होना चाहिए। तो चलिए बिना लेट किए हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आप अपना एग्ज़ाम देने से पहले आप इस वीडियो को ज़रूर देख के जाना, बिकॉज मे भी यहाँ से आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन देखने को मिलेगा इस बेसिस पे। तो चलिए हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, श्री गणेश शब्द का विलोम शब्द क्या है। अगर यहाँ पे हम आंसर की बात करें तो श्री गणेश का मतलब होता है शुरू करना। तो इसका जो उल्टा हो जाएगा विलोम शब्द वो होता है इतिश्री। इतिश्री का मतलब होता है समाप्त करना। अगला शब्द है हमारा जनार्दन, किसका पर्यायवाची शब्द है। ठीक है, तो जनार्दन शब्द जो पर्यायवाची हैं वो किनका है, तो ये हैं विष्णु जी का पर्यायवाची शब्द है। ठीक है, आगे देखिए। अगला है पलंग शब्द। पलंग शब्द का तत्सम रूप क्या है, तो पलंग शब्द की अगर तत्सम रूप की बात करें तो ये होता है पर्यक। क्या होता है, पर्यक। अगला, विद्यापति की पदावली की भाषा क्या है, तो विद्यापति की जो पदावली की भाषा हुआ करता था, जो विद्यापति जी पदावली लिखा करती थी, वो उनका जो भाषा था वो मैथिली भाषा में हुआ करता था। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है। तो इनमें से अगर शुद्ध वाक्य की बात करेंगे तो यहाँ पे जो हमारा आंसर होने वाला है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 5। मेरे घर के पास हलवाई की एक दुकान है। आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे भी तो आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। और वैसे भी जो हम लोग हिंदी बोलते हैं तो उसमें बहुत सारी त्रुटि होते हैं। चलिए आगे चलते हैं। कर्मधारय समास का उदाहरण कौन सा है, तो इनमें से कौन सा कर्मधारय समास का उदाहरण है। अगर यहाँ पे बात करें तो कर्मधारय समास का जो हमारा उदाहरण है वो है हमारा श्वेत पत्र। पूरे के पूरे 100 क्वेश्चन है, सो हम ज़्यादा टाइम नहीं देंगे और सीधा सीधा आंसर करते रहेंगे। 7 नंबर, वह लाचार है क्योंकि वह लाचार है क्योंकि यह अंधा है। इस वाक्य में कौन सा अव्यय है। अगर यहाँ पे अव्यय की बात करें तो यहाँ पे जो अव्यय है वो है हमारा कारणवाचक। कौन सा, कारणवाचक। वह लाचार है, लाचार होने का कारण क्या है, तो अंधा, तो ये हो गया कारणवाचक, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित शब्दों में से कौन स्त्रीलिंग नहीं है। अगर हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें तो 8 का जो आपका राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है आपका क्या, तो ये हो जाएगा पानी, हो जाएगा पानी शब्द। ठीक है, आगे चलते हैं अगले सवाल की ओर। तो महाशय शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। तो महाशय शब्द का अगर सही संधि विच्छेद की बात करें तो महाशय का हो जाएगा महा प्लस आशय। तो महा प्लस आशय कहाँ पे है, तो ये देखने को मिल रहा है हमें ऑप्शन नंबर सी में। तो यहाँ सी सही हो जाएगा। ये था हिंदी का क्वेश्चन। आपको पता है कि जो आपका एक्साइज कांस्टेबल है उसमें आपको सारे सब्जेक्ट आते हैं, हिंदी, इंग्लिश, थोड़े मैथ, थोड़े रीजनिंग, सब कुछ आते हैं। तो उसी बेसिस पे ये पूरा का पूरा आपका निचोड़ है जो कि आपको यहाँ से देखने को मिलेंगे मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन। सो आप इसको एक बार देख कर पूरा जरूर जाना। थोड़ा टाइम तो जरूर लगेगा लेकिन आप देख कर जरूर जाना। तो इसलिए आगे इंग्लिश का क्वेश्चन आता है। तो यहाँ पे हमें बताना है कि स्पॉट द एरर बताना है, किस पार्ट में एरर है। ठीक है, स्पॉट एरर ढूंढना है हमको। तो पहला जो हमारे पास सेंटेंस है, हम सेंटेंस को देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे सेंटेंस ये रहा। सेंटेंस कह रहा है द मैनेजर अलॉन्ग विद द क्लर्क वर हेल्पिंग फादर मी टू ओपन अ न्यू जॉइंट अकाउंट विद माय फादर। तो यहाँ पे हमें बताना है कि जो प्रॉब्लम है वो कहाँ पे है। अगर यहाँ पे प्रॉब्लम की बात करें तो वो हमारा जो है ऑप्शन नंबर बी, वर हेल्पिंग मी टू ओपन अ न्यू, यहाँ पे हमारा प्रॉब्लम है। 11 नंबर की बात करते हैं तो कह रहा चूज द expression which is an improvement upon the bold part. If none of the expressions improved the sentence then your answer is no improvement। मतलब यहाँ पे हमें ढूंढना है इम्प्रूवमेंट कहाँ पे करना है। तो पहला सेंटेंस जो है आपके सामने में क्वेश्चन, हार्डली हैड ही फिनिश्ड हिज लंच देन फोन रैंग। तो यहाँ पे हमें बताना है कि यहाँ पे प्रॉब्लम कहाँ पे है। तो प्रॉब्लम अगर यहाँ पे हम बात करें तो ये हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यहाँ पे ये चीज़ होना चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 12 कि सेलेक्ट करना है कि हमको यहाँ पे मोस्ट सुटेबल वर्ड यहाँ पे कौन सा फिल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है ये कह रहा है आपसे सी वुड नॉट गेट द अवार्ड डैश सी डिजर्व इट। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या होने वाला है, तो यहाँ पे हो जाएगा अनलेस। यहाँ पे आंसर हो जाएगा अनलेस। अगला है क्वेश्चन नंबर 13, चूज करना है करेक्ट ऑप्शन को जो कि इस एक्टिव वॉइस यानी एक्टिव पैसिव वॉइस जो भी है इसको बेस्ट एक्सप्रेस करता हो, इसको हमको आंसर करना है।
तो सेंटेंस क्या है, द फाइनेंस मिनिस्टर मेड अ पॉलिसी स्टेटमेंट इन द पार्लियामेंट यस्टरडे। तो इसके लिए हमें क्या करना है, इसको पैसिव में चेंज करना है और फिर इसका आंसर क्या होने वाला है उसके बारे में हमें बात करना है। तो देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, अ पॉलिसी वाज मेड बाय द फाइनेंस मिनिस्टर यस्टरडे इन द पार्लियामेंट। अगला सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल जो है हमारा कितना नंबर था, 13, तो 14 पे 14 नंबर सवाल है कि फाइंड द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, यानी इनडायरेक्ट स्पीच हमें बताना है जो कि करेक्ट हो। तो स्पीच क्या है हमारे सामने, तो स्पीच है ही सेड, क्वेश्चन नंबर 14 है, ही सेड टू हिज मैनेजर कुड यू प्लीज पास द बिल दिस वीक। तो यहाँ पे अगर हम आंसर की बात करें तो यहाँ पे जो हमारा आंसर होने वाला है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ही रिक्वेस्टेड हिज मैनेजर टू पास द बिल दैट वीक। ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 15, सेलेक्ट द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द आइटम्स एंड फ्रेज। यानी ये जो आपके सामने में एक बोल्ड लेटर में लिखा हुआ है अ डॉग्स ब्रेकफास्ट और अ डॉग्स डिनर, तो इसका मीनिंग जो कि बेस्ट एक्सप्रेस करता है वो कौन सा ऑप्शन करता है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, समथिंग विच इज़ वेरी बैडली ऑर्गेनाइज और अनटीडी। जैसे आप याद करते हैं ना WATCH, वॉच मीन्स घड़ी, तो वैसे ही इंग्लिश में कई तरह के सिनोनिम होते हैं। सिनोनिम कहने का मतलब पर्यायवाची, तो इसी का मीनिंग अलग अलग होता है। तो उसी को हमें, जैसे यहाँ पे अ डॉग्स ब्रेकफास्ट, तो अगर देखिए हम सिंपली जो पढ़ते हैं इसका मीनिंग क्या निकालेंगे, कुत्ते का नाश्ता, ऐसा निकालेंगे ना, या फिर कुत्ते का क्या डिनर। तो ऐसा मीनिंग यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे कुछ और ही इसका स्पेशल मीनिंग होता है जो कि हमें वोकैब के रूप में इसको याद करने पड़ते हैं। चलिए आगे चलते हैं। 16 नंबर, चूज द वन विच कैन बी सब्स्टिट्यूटेड फॉर द वर्ड सेंटेंस, यानी इसके लिए बेस्ट ऑप्शन कौन सा होगा, वन हु बिलीव्स प्लेजर इन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन लाइफ। तो इसकी अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो हमारा आंसर होने वाला है इसको कहते हैं हेडोनिस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, हेडोनिस्ट कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड, यानी जो वर्ड दिया हुआ है मेलाइस, इसका आपको एंटोनिम बताना है, मतलब आपको इसका विलोम शब्द अपोजिट वर्ड बताना है। अगर हम इसका मेलाइस का बात करें तो यहाँ पे हमारा जो आंसर हो जाएगा गुडविल हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, इसका आंसर गुडविल हो जाएगा। उसके बाद 18 नंबर, चूज वन ऑफ द बेस्ट एक्सप्रेस ऑफ द मीनिंग गिवन वर्ड। यहाँ पे आपको लिखा हुआ है कोर्स, तो कोर्स का आपको बेस्ट मीनिंग कौन देता है, कहने का मतलब आपको सिनोनिम पूछ रहा है, पर्यायवाची शब्द। तो यहाँ पे अगर हम आंसर की बात करें तो यहाँ पे हो जाएगा रफ। क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा रफ। तो चलिए ये था इंग्लिश का क्वेश्चन। अब आता है हमारे पास साइंस का क्वेश्चन स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें कि कांच का गहरा नीला रंग किस कारण से होता है, अगर यहाँ पे बात करें कि कांच का गहरा नीला रंग किस कारण से होता है, तो ये आपका हो जाता है कोबाल्ट ऑक्साइड के कारण हो जाता है। कौन सा, कोबाल्ट ऑक्साइड के कारण हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद है इनमें से कम प्रदूषण किससे होता है, LPG है, CNG है, कोयला है, डीजल है। तो सबसे कम प्रदूषण की अगर बात करें तो वो होता है CNG, मतलब कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। इससे बहुत कम ही क्या होता है, प्रदूषण होता है। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने कि प्रकाश की तरंग का सिद्धांत किसने दिया था। तो ऑप्शन यहाँ पे देख लेते हैं, हाइजेन है, न्यूटन है, आइंस्टाइन है, आर्किमिडीज है। अगर यहाँ पे बात करें कि इन सभी में से किसने दिया था, तो ये दिया था हाइजेन चच्चा ने दिया था। अगला आपसे कह रहा है कि यदि किसी वस्तु का संवेग को, इस पे काफ़ी सारे सवाल आते हैं, यदि किसी वस्तु के संवेग को दोगुना कर दिया जाए तो उसके गतिज ऊर्जा में कितने % की वृद्धि होगी। आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा, KE = P²/2m। ठीक है, तो यहाँ पे P जो है ये संवेग है। यहाँ कह रहा है कि संवेग को दोगुना करेंगे, तो 2 गुना करेंगे तो देखिए उसका स्क्वायर 4 गुना हो जाएगा। ठीक है, उसका स्क्वायर करने पे क्या हो जाएगा, हमारा 4 गुना हो जाएगा। और फिर उसको हम रखेंगे हाफ, ये KE = यानी काइनेटिक एनर्जी = हाफ mv² में पुट करेंगे, हाफ mv² में पुट करेंगे। और जैसे ही पुट करेंगे तो हमारे पास जो है चेंजिंग देखने को कितना मिल जाएगा, वो मिल जाएगा 300। और वैसे भी सिंपल ही आपको समझा देता हूँ। देखिए आप जैसे इस फार्मूले में पुट करेंगे तो मान लीजिए कि अभी जो है संवेग 100 है, तो 100 से कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा। यानी वृद्धि कितना हुआ, 100 था 400 हो गया, मतलब 300 बढ़ा है। तो ये ऐसे भी आप कर सकते हैं। आगे देखिए 23 नंबर सवाल है, प्रतिचुंबकित पदार्थ की चुंबकीय प्रकृति कैसी होती है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ जो उसका होता है वो नेगेटिव होता है। ठीक है,
फिर है एक प्रकाश वर्ष कितने के बराबर होता है। तो एक प्रकाश वर्ष जो होता है वो आपका होता है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। 9.4 इंटू 10⁻15 मीटर, यानी हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। और यहाँ पे फॉन में जो है ये चीज़ टाइप सही से नहीं हो पाता, इसलिए सिंपली ऐसे लिखा गया है। एक्चुअली ये है आपका 10⁵ ठीक है। चलिए आगे देखें। अगला क्वेश्चन है सामान्य पदार्थों के भौतिक अवस्था में शामिल नहीं होते हैं। तो क्या चीज़ इनमें से शामिल नहीं होते हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होने वाला है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर, एक मिनट रुकिएगा, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये हो जाएगा कोलाइड हो जाएगा आपका राइट आंसर। तो चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। क्वेश्चन नंबर 26 आपसे कह रहा है NHNOG में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना है, यानी इसमें आपको बताना है। अच्छा यहाँ पे NH4 है, एक मिनट NH4 है ये, ठीक है NH4 और उसके बाद NO3, जी नहीं यहाँ पे NO3 आएगा, ऐसा ही लिख देता हूँ देखिए NH4 और उसके बाद है NO3। इसमें बताना है कि नाइट्रोजन का जो प्रतिशत है वो कितना है। तो यहाँ से आप निकालिएगा तो ये आपका 35% आ जाएगा आंसर। कॉपर के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं। तो कॉपर के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं, तो वो होते हैं आपका 6.022 इंटू 10⁻23। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर एक सही हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे पावर सही से फॉन में लिखाता नहीं है, आपको पता है, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 6.022 इंटू 10⁻23, ये हो जाएगा आपका राइट आंसर, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है जब एक एसिड धातु के ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है तो उत्पाद के रूप में क्या क्या बनता है, तो वो चीज़ बताना है। तो देखिए अगर यहाँ पे आंसर की बात करें तो आपको पता है कि जब एसिड प्लस बेस मिलता है तो वहाँ पे नमक प्लस जल बनता है, यानी लवण प्लस जल बनेगा। तो चलिए आगे देखें। यदि किसी विलयन से नीला लिटमस लाल रंग में परिवर्तित हो जाता है तो इसका pH कितना होने की संभावना है। तो यहाँ पे अगर बात करें तो यहाँ पे जो हमारा आंसर हो जाएगा तो एसिडिक ही रहेगा, तो वो हमारा ऑप्शन नंबर 6 हो जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर डी वो सी हो जाएगा। एक्टिनियम का परमाणु संख्या कितना है। एक्टिनियम की अगर परमाणु संख्या की बात करें तो वो हो जाएगा 89। कितना हो जाएगा, एक्टिनियम का परमाणु संख्या वो हो जाएगा 89। आगे अगला सवाल देखिए। अगला सवाल हमसे कह रहा है 31 हो गया, हाँ ठीक है। चलिए आगे 32 नंबर सवाल हमसे कह रहा है कि तत्वों के निम्नलिखित तत्वों में से सबसे बड़ा परमाणु किसका होता है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे सबसे बड़ा परमाणु जो होता है वो लिथियम का हो जाएगा। अगला सवाल कह रहा है कि जिप्सम है, तो जिप्सम क्या है। तो जिप्सम की अगर बात करें तो यह है आपका रासायनिक रूप से अवक्षेपित अवसादी सेल होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखते हैं अगला सवाल, प्रचुर मात्रा में उपलब्ध ज्वलनशील प्राकृतिक गैस कौन सी है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होने वाला है वो हो जाएगा आपका मीथेन, जिसको कि आप नॉर्मली जानते भी हो मार्स गैस के रूप में। अगला सवाल है आपसे, यहाँ पे कह रहा है मेथिल अल्कोहल और एथिल अल्कोहल के आणविक द्रव्यमान का अंतर कितना होता है। तो इनका आणविक द्रव्यमान का जो अंतर होता है वो हो जाता है 14। देखिए अगला सवाल आपसे कह रहा है कि HCFCS का विस्तार रूप क्या है। तो इसका विस्तार रूप यानी फुल फॉर्म की अगर बात करें तो इसको कहते हैं हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्या कहते हैं, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा सही। चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। खट्टे स्वाद का अनुभव जीव के किस भाग से होता है। तो याद करिए जब आप खट्टा पदार्थ जैसे नींबू खाते हैं तो नींबू को जीव के यानी पहले आप कैसे रखते हैं, किस तरह से रखते हैं, तो वही है कौन सा पार्ट को आप टेस्ट करने के लिए रखते हैं, या फिर कोई खट्टा पदार्थ लेते हैं तो आप उसको किस तरह से खाते हैं। तो अगर यहाँ पे आंसर की बात करें तो यहाँ पे जो हमारा आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी, यानी पीछे वाला पार्ट। उसके बाद है कि आपसे कह रहा है कि पेप्सिन एंजाइम का स्राव कहाँ से होता है। तो पेप्सिन एंजाइम जो निकलता है हमारा अमाशय से निकलता है। अगला सवाल है कि कवक की कोशिका किससे बनी होती है।
तो कवक की जो कोशिका होती है वो काइटिन की बनी होती है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका कहाँ पे देखने को मिल रहा है, ऑप्शन नंबर डी में देखने को मिल रहा है। अगला सवाल है कि फ्लैग बीमारी किसके कारण होता है। तो फ्लैग बीमारी यानी प्लेग बीमारी की अगर हम बात करें तो प्लेग बीमारी जो होता है वो आपका जीवाणु के कारण होता है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद है मोलर दांत की संख्या कितने हैं। तो मोलर दांत की अगर हम बात करें तो मोलर दांत की जो संख्या होती है वो 12 होती है। फिर है कि साइकस का पौधा किस वर्ग के अंतर्गत आता है। तो साइकस का जो पौधा होता है वो जिम्नोस्पर्म के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत, तो जिम्नोस्पर्म के अंतर्गत आता है। इसके बाद आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक बृहत पोषक तत्व है। तो बृहत पोषक तत्व की अगर बात करें तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होने वाला है वो हो जाएगा आपका कौन सा, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 यानी नाइट्रोजन सही हो जाएगा। गेहूं में रस्ट तथा स्मस्ट बीमारी किसके कारण होता है। तो ये होता है कवक के कारण। गेहूं में रस्ट रोग लगना या फिर स्मस्ट रोग लगना, ये सारा का सारा कवक के कारण होता है गेहूं में। अगला सवाल आपसे कि इकोलॉजी का जनक किसे कहा गया है। तो इकोलॉजी का जनक की अगर बात करें तो इकोलॉजी का जनक अर्नेस्ट हैकल को कहा गया है, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद है कि जोक तथा केचुआ किस संघ के अंतर्गत आता है। तो जोक और केचुआ जो है वो एनीलिडा के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत, एनीलिडा। और आगे चलते हैं सवाल। अगला सवाल है इनमें से कौन प्राथमिक उपभोक्ता है। तो प्राथमिक उपभोक्ता की अगर बात करें तो ये जो चूहा भैया है ये है आपका प्राथमिक उपभोक्ता। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल 48 नंबर आपसे कह रहा है कि वनस्पति विज्ञान के जनक किनको कहा जाता है। तो वनस्पति विज्ञान के जनक की अगर बात करें तो ये कहा जाता है आपका थियोफ्रास्टस को। और राजनीतिक रत्नाकर पुस्तक के लेखक कौन है। तो राजनीति रत्नाकर पुस्तक के जो लेखक है वो है आपका चंदेश्वर। कौन है, तो ये है आपका चंदेश्वर। अगला सवाल है कि कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित है, मतलब उसमें जो लिखा गया वो बातें किस पे आधारित है। तो वो जो आधारित है वो शासन कला के सिद्धांत और अभ्यास के ऊपर, यानी पूरा का पूरा प्रशासन के ऊपर लिखा गया है कि कैसे शासन चलाना चाहिए एक राजा को, उसके बारे में बताया गया। फिर अगला सवाल कह रहा है आपसे कौन सा, तो 51 नंबर सवाल इसमें कह रहा है कि बिहार के किस तुर्क राजवंश के अभिलेख प्राप्त हुए हैं। तो बिहार में जो है वो आपका खिलजी वंश का हुआ है। क्या हुआ, खिलजी वंश का अभिलेख प्राप्त हुआ है। चलते हैं 52 नंबर सवाल की ओर। और 52 नंबर सवाल आपसे कह रहा है कि जैन धर्म में मानव का अंतिम लक्ष्य क्या होता है। तो जैन धर्म में मानव का अंतिम लक्ष्य जो होता है वो होता है निर्वाण को प्राप्ति करना। क्या होता है, निर्वाण को प्राप्ति करना। पटना युवक संघ के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। अगर इसकी बात करें तो वो थे आपका मनिंद्र नाथ रॉय थे। वेद के किस ग्रंथ में बिहार के विदेह राज्य में राज्यों के आगमन तथा यानी आर्यों के आगमन तथा निवास का प्रमाण मिलता है। तो अगर हम यहाँ पे आंसर की बात करें तो ये है आपका शतपथ ब्राह्मण, ऑप्शन नंबर 1। बिहार के भौगोलिक क्षेत्र की चर्चा सर्वप्रथम किस साहित्यिक रचना से मिलती है। इसकी अगर बात करें तो यहाँ पे जो आपका आंसर होने वाला है वो होने वाला है आपका शतपथ ब्राह्मण। तो यहाँ भी आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल कह रहा है आपसे कि डीआरडीओ ने कहाँ पर हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेटर व्हीकल का सफल प्रक्षेपण किया है। तो अगर इसकी बात करें तो डीआरडीओ के बारे में आप जानते ही होंगे। तो ये है आपका व्हीलर द्वीप जो कि उड़ीसा में स्थित है, जिसको कलाम द्वीप नाम किया गया है। आगे चलते हैं। अगला सवाल आपसे कि किस स्थान के वैज्ञानिकों ने क्वांटम स्टेट एस्टिमेशन के आकलन के लिए नया तरीका खोजा है जो कि महत्वपूर्ण क्वांटम संचालन को सरल बना सकता है। तो इसकी अगर बात करें तो ये है आपका रमन अनुसंधान संस्थान, जो कि ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगला सवाल से आपसे कि हाल ही में किसने द एनीवेयर स्कूल लॉन्च किया है। तो ये जो हमारा आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका गूगल। कौन, गूगल चचा। आगे है आपसे गांधी फिल्म का निर्माण किसने किया था। तो गांधी फिल्म का जो निर्माण किया था वो था आपका रिचर्ड एटनबरो। कौन था, तो ये था रिचर्ड एटनबरो। और इसी में आपको पता है कि कॉस्ट्यूम डिजाइनर भानु अथैया को ऑस्कर अवार्ड के लिए नामित किया गया था 1986 में शायद, या 82 में, ऐसे कुछ। अगला है आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सा भूमि से वायु में मार करने वाला प्रक्षेपास्त्र है। तो अगर यहाँ पे बात करें तो ये हो जाएगा आपका आंसर त्रिशूल। आप खुद ही सोच के देखो, त्रिशूल जब चलाते हैं तो हम क्या करते हैं, ज़मीन से हवा में चलाते हैं ना। तो बस सिंपल सी ऐसे याद कर सकते हो। अगला है
नेताजी सुभाष चंद्र बोस खेल संस्थान कहाँ पे स्थित है? तो इसकी अगर बात करें तो कोई भी बता सकता है, तो ये होगा आपका कलकत्ता हो जाएगा। माफ़ करिएगा, फिलहाल कलकत्ता तो नहीं होगा, यहाँ पे आपका जो आंसर होने वाला है वो होने वाला है पटियाला। कहाँ पे? पटियाला। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है कि कथकली नृत्य का उद्गम किस राज्य में हुआ था? तो यहाँ पे अगर हम आंसर की बात करें तो यहाँ पे हो जाएगा कथकली केरल। ठीक है, और बाकी सारे राज्यों का जो नृत्य है उसको भी ध्यान में रखिएगा। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क किस राज्य में है? तो ये है आपका जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, ये है उत्तराखंड में। ठीक है, जो कि पहले उत्तर प्रदेश का पार्ट हुआ करता था, लेकिन अब ये उत्तराखंड बन चुका है। ठीक है, तो उत्तराखंड में हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए मैंने पहले ही बताया था कि वीडियो लंबा जरूर होगा, लेकिन आप अपने जुनून को, अपने जिद को कायम रखना, और वर्दी आपको बहुत जल्द मिलने वाला है। बस आप इसको शुरू से अंत तक एकदम बने रहना, और सबको एक एक करके जो याद ना हो उसको अगेन से देख लेना, याद करके ही जाना, क्योंकि आपको सीधे सीधे फायदे मिलने वाले हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल जो है आपसे ये कह रहा है राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था? तो राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। अगला सवाल है आपसे कि प्रारूप समिति का अध्यक्ष किसको बनाया गया था? तो प्रारूप समिति का अध्यक्ष की अगर बात करें तो ये जो बनाया गया था वो था आपका भीमराव अंबेडकर जी को बनाया गया था। अगला सवाल है आपसे, ये हो गया ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है कि संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किनको बनाया गया था? तो संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष जो बनाया गया था वो था सच्चिदानंद सिन्हा, और इनके बाद जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना जाता है। फिर आपका कि संविधान सभा की पहली बैठक कब आयोजित की जाती है? तो ये की जाती है 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक आयोजित की जाती है। अगला सवाल है कि संविधान के निर्माण में कुल कितना खर्च होता है? तो संविधान के निर्माण में टोटल 63,96,729 रुपये खर्च होते हैं। इसी चीज़ को आप देखिएगा तो लगभग 64 लाख रुपए खर्च होते हैं। अगला अगर बात करें विश्व का अलिखित संविधान किस देश का है? तो विश्व का अलिखित संविधान जो है वो ब्रिटेन का है। ब्रिटेन, जिसको कि आप ये इंग्लैंड के रूप में जानते हो, तो ब्रिटेन एक संघ है, तो ब्रिटेन का संविधान जो है वो अलिखित है। अगला आपका कि भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत यानी पायोनियर किसको कहा जाता है? तो यहाँ पे अगर बात करें आंसर की तो यह है डॉक्टर मनमोहन सिंह, जिनको कि भारतीय उदारीकरण यानी LPG, नाम सुना होगा आपने, LPG गैस की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, LPG लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, तो इन पे जो वर्क किया था तो वो थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। तो चलिए हम चलते हैं अगले सवालों की। अगला सवाल है आपसे यहाँ कह रहा है कि अच्छा 71 नंबर, देखिए 71 नंबर सवाल, किस अर्थशास्त्री को अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? तो यह है आपका एडम स्मिथ। किनको कहा जाता है? एडम स्मिथ को कहा जाता है। उसके बाद है नाबार्ड की स्थापना कब होती है? तो नाबार्ड की स्थापना जो है वो 1982 में होती है, और शिवरामन समिति के द्वारा इसकी गठन होती है। तो अगला सवाल है कि बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? तो बांग्लादेश की अगर मुद्रा की बात करें तो ये हो जाएगा आपका टका। तो बांग्लादेश की मुद्रा हो जाएगा टका। इसके बाद 74 नंबर सवाल है, यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि 126 मीटर और 114 मीटर लंबी दो रेलगाड़ी विपरीत दिशा में क्रमशः 30 किलोमीटर प्रति घंटा और 42 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, तो वो कितने देर बाद एक दूसरे से मिलेंगे? तो इस सवाल में देखिए आपको करना क्या है, सबसे पहले तो सारा का सारा यूनिट को सेम करना पड़ेगा। वो कैसे? तो यहाँ पे किलोमीटर है, यहाँ भी किलोमीटर है, और इधर मीटर है, तो इसको आपको मीटर पर सेकंड बनाना पड़ेगा। तो मीटर पर सेकंड बनाने के लिए 5/18 से गुना कर लीजिए, तो वो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, आपसे समय पूछा है, चूँकि आप जानते हैं S बराबर यानी चाल बराबर दूरी यानी D/T यानी समय, यानी चाल बराबर दूरी बटा समय होता है। तो आपको क्या चाहिए? समय चाहिए। ठीक है, तो समय बराबर क्या हो जाएगा, आप यहीं से देखेंगे तो समय बराबर हो जाएगा आपका दूरी बटा चाल। समय बराबर हो जाएगा आपका दूरी बटा चाल। तो दूरी टोटल हो कितना गया? दोनों गाड़ी क्या हो रहा है? विपरीत दिशाओं में चल रहे हैं। तो अगर गाड़ी दोनों विपरीत दिशा में चल रहे हैं तो चाल को जोड़ना पड़ेगा। चाल को जैसे ही जोड़ेंगे तो हो गया 240, और अपॉन चाल को जोड़ेंगे 240 हो गया, अपॉन यानी डिवाइडेड बाय। तो डिवाइड में कितना रखना है? तो इन दोनों को जोड़ लीजिए, इन दोनों को जोड़ लीजिए। लेकिन कब? वो उस कंडीशन में जब मीटर पर सेकंड में आप बना लेंगे तब।
देखिए यहाँ पे मैंने क्या कर लिया, इसको 240 लिख लिया। तो ये कहाँ से लिखा, तो ये आपको टोटल दूरी हो गया, और यहाँ पे ये चाल टोटल जोड़ दिया तो ये 42 हो गए। और उसके बाद मैंने क्या किया कि इसको जो है 5/18 से मल्टीप्लाई कर दिया, और जैसे ही मल्टीप्लाई, 1 मिनट माफ़ करेगा, ये 42 + 30 दोनों करना है, 42 + 30 तो यानी 30 + 42, 30 + 42। अब इसको सोल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो आंसर की अगर बात करें तो यहाँ पे जो आपका आंसर आने वाला है वो आ जाएगा, कितना आ जाएगा, सोल्व कर दूँ थोड़ा सा, 1 मिनट। आंसर आपका यहाँ पे 12 सेकंड आ जाएगा, ठीक है, ये आ जाएगा 12 सेकंड। तो चलिए हम चलते हैं अगले सवाल की ओर। और आपका अगला सवाल है, यदि समांतर श्रेणी में n पदों का योगफल 4n 2-7 हो तो सार्व अंतर क्या होगा, यानी d पूछ रहा है आपसे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे देखिए आपको दे रखा है कि 4n² है यहाँ पे, 1 मिनट माफ़ करेगा। देखिए सवाल बता देता हूँ, आप अपने से करिएगा। 4n², उसके बाद -7 है, ठीक है। तो आपसे पूछ रहा है कि इसका d कितना होगा। तो n का मान आप पुट करके देखिए तो आपका क्या आने वाला है, n1 करिए, n2 पुट करिए, n3 पुट करिए, तो आपको यहाँ पे आपका वैल्यू मिल जाएगा। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होने वाला है वो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अगले सवाल की ओर। यदि द्विघात समीकरण 2x², आप क्वेश्चन को सही कर लीजिएगा, यदि द्विघात समीकरण 2x², उसके बाद -8x और उसके बाद +k = 0 हो तो आपसे कह रहा है कि k का मान क्या होगा। तो सिंपल है, आप क्या करेंगे कि आप k का मान निकाल लेंगे, ठीक है। तो उसके बाद देखिए यहाँ पे अगर हम k की वैल्यू निकालना चाहें तो k बराबर हमारा 8 हो जाएगा। चलते हैं आगे। एक पतंग की डोरी जो है 100 मीटर लंबी है, एक पतंग की डोरी है जो कि 100 मीटर लंबी है, और पतंग की डोरी है तो आप समझ ही चुके होंगे कि ये ऐसे क्रॉस होगा। ये रहा पतंग की डोरी, 100 मीटर लंबी है, ठीक है, तथा क्षैतिज तल से 60 डिग्री का एंगल बनाती है। ये रहा क्षैतिज तल से 60 डिग्री का एंगल बनाती है। तो उसके बाद आपसे ये कह रहा है कि भूतल से पतंग की ऊंचाई कितनी है। तो आपसे ये वाला ऊंचाई पूछा है, ये वाला ऊंचाई पूछा है कि ये ऊंचाई होगा कितना। तो बहुत ही सिंपल है, ज़्यादा कोई परेशानी की बात इसमें नहीं है। तो कैसे निकालना है तो मैं वो भी लॉजिक बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये हमारा 90 डिग्री बनेगा, और ये 90 है और ये 60 है, तो ये कितना होगा, ये वाला 30 यानी 30 डिग्री होगा। तो 30 डिग्री के सामने का जो साइड होता है, ये वाला साइड देख रहे हैं ना आप, 30 डिग्री के जो सामने का साइड होता है ये वाला साइड, उसको हम कहते हैं 1 कहते हैं। 60 डिग्री के सामने का जो साइड होता है उसको हम √2 कहते हैं, हाँ ठीक है। तो उसी हिसाब से आप देखिए, और यहाँ पे जो इसको है ये इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं 2 कहते हैं, ठीक है। इसको 1 कहते हैं, इसको 2 कहते हैं, और इसको √3 कहते हैं, ठीक है। और जबकि इसका यानी हाइपोटेनस यानी कर्ण का जो वैल्यू दे रखा है वो दे रखा है 100, यानी 100 बराबर है कितने के, √3 के। और हमें चाहिए 2 का वैल्यू, तो 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, मतलब 200/√3। इसको आप क्या करिएगा, परिमेयकरण कर दीजिए, तो आपके सामने जो आंसर आएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। चलिए खुद से भी बनाइएगा। आगे, यदि 2 पासों को ऊपर फेंका गया तो उस पर 8 योग आने की प्रायिकता क्या है। तो आप इसको खुद से बनाइएगा, और अगर हम बनाएंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर है तो वो हो जाएगा आपका 5/36। फिर है यदि अगला क्वेश्चन है कि इसका आपको बहुलक निकालना है 81 नंबर में। तो बहुलक की अगर बात करें तो बहुलक मतलब हो गया, बहु मतलब अधिक, और लक मतलब समझते हैं भाग्य, जिसका भाग्य अच्छा हो। तो यहाँ पे आपका सबसे ज़्यादा बार आने वाला जो संख्या वो है 7, तो 7 नंबर हमारा आंसर हो जाएगा। यदि एक कुकर 16% के लाभ पर बेचा गया और उसे यदि 20% में अधिक बेचा जाए तो लाभ जो है 20% होता है, तो क्रय मूल्य बताना है। तो इसको भी आप सोल्व कर लीजिएगा, क्योंकि मैथ अगर बताएंगे तो ये ज़्यादा लंबा हो जाएगा। और आगे देखिए, आंध्र प्रदेश तमिलनाडु के तटीय भूभाग को कहते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, आंध्र प्रदेश के तटीय भूभाग को किस नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे अगर हम आंसर की बात करें तो उसको कहते हैं कोरोमंडल तट कहते हैं।
अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किस नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है। तो दक्षिण की गंगा गोदावरी को कहा जाता है। और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है। तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है वो गैंडा के लिए प्रसिद्ध है। अगला सवाल है कि नीली क्रांति संबंधित है। तो नीली क्रांति की अगर हम बात करें तो ये मछली उत्पादन से संबंधित है। विश्वेश्वरैया स्टील प्लांट लिमिटेड ये कहाँ पे स्थित है। तो इसकी अगर बात करें तो ये आपका भद्रावती जो कि कर्नाटक में स्थित है वहाँ पे है। इसके बाद है कि भारत किस नगर में रेलवे जोन का मुख्यालय, यानी भारत के किस नगर में रेलवे जोन का मुख्यालय है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो आपने सुना होगा मुंबई का नाम। तो रेलवे जोन का मुख्यालय मुंबई में है। और आगे अगर हम बात करें, अगला सवाल है कि किस दिन पृथ्वी सूर्य सबसे निकट होते हैं। तो ये जो होते हैं 3 जनवरी को सबसे पास होते हैं। कब होते हैं? 3 जनवरी को, यानी जनवरी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, अगला है आपका 91 नंबर की पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पे किया गया, यानी किसके द्वारा किया जाता है, ये कहा रहा आपसे। तो ये किया जाता है आपका UNCED के द्वारा किया जाता है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर कहाँ देखने को मिल रहा है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला सवाल को देखते हैं। अगला सवाल है 92, भूकंप की तीव्रता को किससे मापा जाता है। तो भूकंप की तीव्रता को मापने वाला यंत्र जो होता है उसको कहते हैं सिस्मोग्राफ। निम्नलिखित में सूफी सिलसिलों में कौन संगीत के विरुद्ध था। तो संगीत के जो विरुद्ध था तो वो कौन था, तो वो था आपका कादेरी। कौन था? तो कादेरी हो जाएगा आपका राइट आंसर। अगला सवाल आपसे कि दारा सिकोह एवं औरंगजेब के मध्य में हुए उत्तराधिकार युद्ध में सबसे निर्णायक युद्ध कौन सा माना जाता है। तो यहाँ पे अगर हम युद्ध की बात करें तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाए आपका देवराई का युद्ध। निम्नलिखित में से किसने पानीपत के तृतीय युद्ध में संगठित मराठा सेना का नेतृत्व किया था। तो मराठा सेना का जो नेतृत्व किया था वो किया था सदाशिवराव भाव ने। किसने किया था? तो सदाशिवराव भाव ने किया था। और अगला सवाल देखते हैं 97 नंबर के आदि ग्रंथ किसने संकलित किया था। तो आदि ग्रंथ का जो संकलन करता है तो वो है कौन, तो वो है गुरु अर्जुन देव जी जो हैं उन्होंने संकलित किया था। देखते हैं अपने अगले सवाल को। जो अगला सवाल है हमारा वो क्या है, वो कह रहा है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक अधिकार अंतिम रूप से किस एक्ट के तहत समाप्त हो गया था। तो अगर यहाँ पे आंसर की बात करें तो यह है आपका चार्टर एक्ट 1833 का ये चार्टर एक्ट था। अगला सवाल है कि राजा राम मोहन राय और डेविड हेयर निम्नलिखित में से किस स्थापना से जुड़े हुए हैं। तो अगर हम यहाँ पे आंसर की बात करें तो वो कौन से हैं, तो वो हैं हिंदू कॉलेज से जुड़े हुए हैं। ठीक है। और अगला सवाल है कि जब भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी तो उस समय यूनाइटेड किंगडम यानी जिसको आप यूके कहते हैं, यूके में निम्नलिखित में से कौन सी पार्टी सत्ता में थी। तो जिस समय भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी मतलब 1947 के समय में, तो 1947 के समय में जो उस टाइम पार्टी थी ब्रिटेन में तो वो कौन सी पार्टी थी, तो वो थी लेबर पार्टी। ठीक है। तो यहाँ पे हमारा पूरा का पूरा आज का जो सेट है 100 क्वेश्चन का वो कंप्लीट होता है। और आप इनमें से जो भी क्वेश्चन पे डाउट है जो आप नहीं समझ पाए तो आप उसको 2 से 3 बार देखकर कम से कम उस चीज़ को तो दिमाग में डाल ही लीजिएगा और उसको देखकर ही जाइएगा ताकि आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम फ़ायदे मिले। तो चलिए हम उम्मीद करते हैं आपने देखा होगा पूरा और आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपका एग्ज़ाम सेंटर कहाँ गया है और आपका एग्ज़ाम जिनका भी है ऑल द बेस्ट आप सभी को। तो चलिए हम मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखना एंड ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ़ यू।